गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ सभी जुड़ेंगे क्लास के अंदर और स्टार्ट करते हैं बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट। इंट्रोडक्टिव पार्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री के अंदर डील किसके साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेटे केमिस्ट्री डील्स विद, केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही आ जाती है, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ जी, केमिस्ट्री नाम आपने सुना होगा। इससे पहले साइंस की बुक थी, एक साइंस सब्जेक्ट था आपके 10th तक, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इकट्ठा कर रहे थे। अब अलग अलग बुक बन गई है तो आपको केमिस्ट्री का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गया, बायो एक अलग से सब्जेक्ट हो गया, मैथ अलग था पहले से। ठीक है, तो अब साइंस की जो ब्रांच बना दी गई दैट इज केमिस्ट्री। और अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of the matter, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी एस्पेक्ट हैं केमिस्ट्री के वो सारे के सारे हम दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम डील किसके साथ करते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। और यही वजह है कि केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है? दैट इज वाई केमिस्ट्री इज नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका कुछ जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। क्वेश्चंस क्या है? कैन वी सी, वेट एंड परसीव दीज एंटिटीज। क्या हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं? क्या कोई मेजरमेंट का कोई तरीका है क्या? कैसे हम डील करेंगे इनके साथ? दिखाई तो देते नहीं है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इसको वे आउट कैसे करेंगे, वेट कैसे करेंगे इनका, ये मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या है इनकी, उन कुछ क्वेश्चंस का जवाब आपको इसमें मिलेगा। और इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ मैटर। क्या कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे हम काउंट भी कर सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को? हैव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ दीज एंटिटीज, पार्टिकल्स मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या कोई क्वांटिटेटिव अपने पास एनालिसिस है? क्या कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा कि हम ये जो नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है इनको किसी क्वांटिटी के साथ जोड़ सकें, मास के साथ, वॉल्यूम के साथ जोड़ सकें? तो वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। तो आपको इस चैप्टर के अंदर इनमें से कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा बच्चों। वी विल फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद स्टेबल यूनिट्स। अगेन आपने ऐसा यूनिट्स वगैरह नाम सुना है, मैट्रिक सिस्टम नाम सुना होगा कि 10 की पावर में लिखना, ये सब कुछ जो है इस चैप्टर की बेसिक पार्ट में रहेगा। आ रही बात समझ में? इनमें से कुछ आपको क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, कुछ और किसी चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी की तरफ चलना है। तो सबसे पहले बेटे जो इस चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है बेटा दैट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को आपने मैटर देखा होगा। मैटर को हमने इम्प्योर और प्योर 2 पार्ट्स में केमिकली डिवाइड किया था और उसमें से प्योर सब्सटेंस आपके सामने। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं? हाँ जी, क्या थे बताओ? एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अरे बात समझ में? यहाँ पे आपको ग्लास के अंदर कुछ लिक्विड दिखाई दे रहा है, कुछ सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये कोई कंपाउंड है। जबकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ क्रिस्टल्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर अब एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा? एटम्स आ जाते हैं। और कंपाउंड में क्या आ जाते हैं? मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एक एटम तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा, इसमें आपको एटम्स दिखाई देंगे एलिमेंट्स में। बात समझ में आ रही है आपको? और एटम्स जैसे कि एग्जांपल है कार्बन, कार्बन के एटम्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या दे रखी है? क्या लग रहा है? क्या है ये? H2O, वाटर को दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या मतलब है बड़े सर्कल छोटे सर्कल का, ये भी हम बात करेंगे, किसी और चैप्टर में करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना आइडिया लग गया ना, H2O दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है तो इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। ये एटम है तो इसका क्या होगा? एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिवली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सभी को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अगर आपके सामने फंडामेंटल पार्टिकल्स नाम आता है तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आप किसको बोलोगे बच्चों? ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपको ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ आ जाता है इसमें, इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर आपके सामने कोई नाम आता है फंडामेंटल पार्टिकल्स तो क्या समझ जाओगे किनको बोला गया है? समझ आओगे क्या? तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद देखो एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? एटॉमिक वेट एक्चुअल में एक रिलेटिव एटॉमिक वेट है जिसको रिलेट करके बोला गया है। रिलेट किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। यहाँ पे आपको एक कार्बन एटम को 12 हिस्सों में बांट के दिखा रखा है। देखो 12 टुकड़े कर रखे हैं इसके, देख रहे हो, अलग अलग हिस्से कर दिए 12, और इसका एक टुकड़ा निकाल के बाहर रख रखा है। देखो तो ये 1/12 पार्ट है कि नहीं है इस कार्बन 12 का? ये 1/12 पार्ट है बेटा। इसी को क्या बोला जाता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और अब इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकली ये किसकी इक्वल होता है बेटा? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हो रहा आपको? 1 AMU इसको बोला था। और अब अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाओगे? एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एक्चुअल मास जो किसी एटम का होता है उसको डिवाइड करें किससे? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, यानी AMU से। बात समझे कि नहीं समझे? जब भी अपने को रिलेट करना होता है ना बेटा तो किसी को किसी से डिवाइड करते हैं। अब रिलेट कर रहे हैं किसी के एक्चुअल मास को, और जिससे कर रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। किससे कर रहे हैं? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट के साथ, तो उसको उससे डिवाइड कर दिया। अब इसको किस तरह से पूछा जा सकता है, किस तरह से आप कराओगे, इसको किस तरह से करोगे वो देखेंगे। जैसे ये देखो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक वेट इज द प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट। देखो एक्चुअल मास और ये वाला मास दोनों के सेम यूनिट होंगे, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो एक्चुअल मास होता है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, उसका कोई यूनिट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये भी मास है, ये भी मास है, दो मास की स्पीसीज है, दोनों की रेशो क्या यूनिट देगी क्या? नो यूनिट्स। तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। आ रही बात समझ में? और ये देखो आपके सामने रिलेटिव एटॉमिक वेट इज ए प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट। फॉर एग्जांपल Na का 23 लिख दोगे। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक वेट पूछा जाए Na का क्या लिख दोगे? 23। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, आयरन का 56, पोटेशियम का 39 एंड कार्बन का 12। इस तरीके से आप रिलेटिव एटॉमिक वेट को लिखते हो। अच्छा, फिर उसके बाद देखो बच्चों, द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आपको अलग से डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चों इसकी, कि भाई बताओ AMU क्या होता है। आपसे अलग से डेफिनेशन पूछ लेंगे बच्चों, AMU की डेफिनेशन बताओ। तो बस इतना इतना ये जो क्वांटिटी है इसको बोला गया है, इतना इतना आपको ध्यान में रखना है। दैट क्वांटिटी इज नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और अगर इसका आपको भैया ग्राम में पूछ लें तो ग्राम में एक वैल्यू मैंने अभी अभी बोली आपको, वो वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर इसको kg में पूछ लिया तो किलोग्राम में भी देख लो। मान लो ऐसा यूनिट पूछ लिया आपसे, तो ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? kg होती है। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आएगा? 10⁻⁻24 की जगह क्या आ जाएगा? 10⁻⁻27 आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट पूछी हो तो 27। खुद को अगर ध्यान रखना हो तो ग्राम में आप याद रख सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है जी। उसके बाद देखो ये डार्क कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, बोल्ड लेटर्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसी को लिखा गया जो फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम किसकी इक्वल होगा? एटॉमिक वेट और AMU से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, इधर से ये इधर से निकाला गया है। अरे कुछ नया नहीं लिखा, इसी को लिखा। देखो यहाँ से एक्चुअल मास क्या आएगा बताओ? एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इस क्वांटिटी को क्या बोला गया बताओ भी? AMU। ये बेटा पूरी की पूरी क्वांटिटी अब आपको पता चल गया है कि भैया पूरी की पूरी क्वांटिटी AMU है। तो यहाँ से अगर इस चीज़ का फॉर्मूला बनाऊँ मैं, तो इस AMU को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये है एटॉमिक वेट और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया AMU से। तो क्या इसी को लिखा गया है? देख सकते हो
क्या इसी को लिखा गया? देखो एक्चुअल मास ऑफ वन एटम क्या आएगा? एटॉमिक वेट इनटू एएमयू। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनेंगे आप। ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर आपसे पूछें तो वो आंसर आपका 16 ग्राम नहीं होगा। एक एटम का मास मतलब एएमयू के अंदर आपसे पूछा गया है, और एएमयू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो गया तो किस वैल्यू का यूज करोगे? वो 1.67 वाली। समझ में आ रही है बात? तो कैसे लिखोगे आप? एटॉमिक वेट जी, एटॉमिक वेट 16 है और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया किससे? हाँ, एएमयू से। एएमयू को आजकल हम और क्या से लिख सकते हैं? यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एएमयू आ गया। अब इसको अगर ग्राम में चेंज करना पूछ लिया जाए कि ग्राम में बताओ एक एटम की वैल्यू, एक एटम का मास ऑक्सीजन का ग्राम में आपको बताना है, तो एएमयू को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आता है? 26.72 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो आगे हम जब मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तब भी आप जब उस मेथड से भी कैलकुलेट करोगे तो सेम आंसर आएगा। समझ पा रहे हो? मोल कॉन्सेप्ट वाले मेथड से भी करोगे सेम आंसर आएगा, यही आएगा। जब मोल कॉन्सेप्ट देख लोगे, सीख लोगे, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि उधर से कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। ठीक है ना? अभी मोल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम क्या लिख सकते हैं? किसके बारे में लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट के बारे में लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा वही कॉपी पेस्ट है इधर। आप देखो, हाँ जी, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12, वही सब कुछ। रिलेटिव एटॉमिक वेट दे रखा है, H2 का 18 निकलता है, NH3 का 17, H2SO4 का 98, SO2 का 64। वही सेम टू सेम इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। जस्ट वो एटॉमिक वेट था, ये कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये देख लो, अमोनिया का एग्जांपल है आपके सामने। अमोनिया का निकाल के देखोगे 17 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया एएमयू से, और ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? वही 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका ग्राम के अंदर आ जाएगा। क्या इसको आप केजी में भी चेंज कर सकते हो? कैसे करोगे? जस्ट वैसे क्या कैसे करोगे? 1 ग्राम कितने केजी की इक्वल होगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम कितने केजी के? किलोग्राम के। 10⁻³ केजी, 10⁻⁻3। समझ में आ रही है बात आप? चलिए, तो देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स गिवन। ठीक है, कितने भी आपको एटम पूछ लिए जाए, कितने भी मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ लें, आप इस मेथड से उसका कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रहे कि एक और मेथड भी होगा मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे भी, वहाँ से भी सेम आंसर आएगा। जो आपको इजी लगेगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के एएमयू की टर्म्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान से देखें। सो देयर आर सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखें, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 एएमयू ऑफ हीलियम। हीलियम के 100 एएमयू में कितने एटम्स होंगे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। 10 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 25 होंगे, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो अगर आपको एएमयू की डेफिनेशन क्लियर है तो पता चल जाएगा कैसे निकालोगे। हाँ जी, आप जानते हो रिलेटिव एटॉमिक वेट हीलियम का कितना होता है? 4 होता है। तो एक्चुअल मास 1 हीलियम एटम का कितना आएगा? 4 इंटू में एएमयू कर दोगे बेटा, 4 एएमयू कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स इन 100 एएमयू कितना होगा? 100/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये 4 एएमयू में कितने एटम हैं? 4 एएमयू में कितने एटम्स हैं? अरे कैसे आप यूनाइटेड मेथड से कर सकते हो? देखो, आपसे पूछा कि 100 एएमयू में कितने एटम्स होंगे। 100 एएमयू में कितने एटम्स होंगे? 4 एएमयू में कितने एटम हैं हीलियम के? 1। अरे 4 एएमयू का मतलब क्या है? 1 हीलियम एटम। 1 एएमयू में कितना होगा? 1/4। पूछा कितने का है? 100 एएमयू। 100 एएमयू कितना होगा बेटा? 1/4 इंटू 100 कितना आएगा? तो क्या यही आंसर आ रहा है? देख लो, तो 25 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो इस तरीके से आप निकालोगे। अरे बात समझ में?
शॉर्टकट दिखा रखा, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। यूनाइटेड मेथड इज द मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड रहता है, सिंपल मेथड, साथ में कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से 25 निकाला गया, ठीक है। तो इसी तरह से आगे देखो बेटा, आगे वाला देखो, द एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दिस C60H22 करके कोई कंपाउंड दे दिया, बड़ा कंपाउंड आई, जस्ट लाइक फुलरिन टाइप, C60 इसमें होता है ना, C60 C70, फुलरिन टाइप आपको कोई कंपाउंड दे दिया C60H22 और आपसे पूछा कि एक्चुअल मास बताओ जी एक मॉलिक्यूल का इसका, ठीक है। और आंसर आपसे पूछा है ग्राम में, तो ये भी तो ध्यान रखना कि ग्राम में पूछा तो ग्राम में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो भाई रिलेटिव मास जो निकालोगे C60H22 का वो कितना निकलेगा, कैलकुलेशन कर सकते हो सभी। कैसे करोगे कैलकुलेशन इसकी बताओ, कैसे करते हैं C60H22 को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? कार्बन का कितना होता है जी बताओ, 12 होता है। तो C60H22 का कैसे निकालेंगे बेटा, 60 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 तो अपने पास कार्बन है, प्लस 22 क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, कितना आएगा, ये 720 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 742 आ जाएगा। इज इट क्लियर? 742 विल बी द रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, 742, ठीक है जी। अब इसको एक्चुअल मास बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, AMU से। क्या AMU में आंसर आ रहा है या ग्राम में आ रहा है? तो AMU तक तो बात चलेगी नहीं, आगे और करना पड़ेगा। क्या करें फिर, क्या इसको आप ग्राम में चेंज कर सकते हो? तो क्या करोगे बताओ, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, हाँ जी बोलो क्या बनेगा, 1.24 इंटू 10⁻21 ग्राम। इधर उधर करके आप दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 1.24 क्यों निकाला होगा, साइंटिफिक नोटेशन कुछ याद आ रहा है? साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आंसर को देना होता है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके ही आंसर को दिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज अबाउट द AMU वाला कॉन्सेप्ट। और आपको पता चलना चाहिए कि AMU को ग्राम में, kg में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्चुअल मास किसकी इक्वल होता है, एक्चुअल मास को आप अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, पहले उसका एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे AMU से, वो एक्चुअल मास निकलेगा एक स्पीसीज़ का। तो अगर आपको कितनी भी स्पीसीज़ का पूछ लिया जाए तो उससे निकाल सकते हो आप, तो ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं बेटे अपने पास। एटॉमिसिटी देखो, एटॉमिसिटी देखा है नाम ये, एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिसिटी। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, H2 की एटॉमिसिटी क्या है, 2 आएगी जी, O2 की 2 आएगी, O3 की 3 आएगी, NH3 की 4 आएगी। 4 कैसे आ रही है, समझ में आ रही है आपको? बस एटम्स आपको काउंट करना है बेटा। H2SO4 का समझ गए कैसे आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छे। तो ये दिस इज अबाउट द एटॉमिसिटी। हाँ जी, आप किसकी बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर इसको कैच कर लोगे तो उतना बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा व्हाइल यू आर डीलिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूमेरिकल से डील करना पड़ेगा, मोल से डील करना पड़ेगा, मोल से हम मास की तरफ भी जाएंगे, मोल से पार्टिकल्स की तरफ भी जाएंगे, मोल से वॉल्यूम की तरफ भी जाएंगे। तो इन किसी की तरफ भी जाएंगे तो मोल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना मोल कंसेप्ट। हाँ जी, एक मोल की डेफिनेशन आपके सामने है। इसकी सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो आप। 1 mole is the amount of a substance that contains as many entities. Entities किसके लिए लगाया है हमने वर्ड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई और पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइंस, ठीक है, उनके लिए लगाया है। एक मोल उस सब्सटेंस की उस अमाउंट को बोला गया है बेटा जिसमें इतनी एंटिटीज हो जितनी कितने में होती है, दैट आर एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 kg या 12 ग्राम कह लो, 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप।
कहते जी जितना कार्बन 12 के अंदर एटम्स होते हैं ना, उतनी एंटिटीज होती है 1 मोल के अंदर। आ रही बात समझ में? तो वो एंटिटीज को हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एवोगाड्रो नंबर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये पता चलेगा एवोगाड्रो नंबर की कहानी थोड़ी, कि एवोगाड्रो नंबर निकाला कैसे गया होगा, उसके बारे में थोड़ा पता चल रहा है। देखो ध्यान से देखना, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आई कैसे, आपसे पूछ ले आई कैसे जी ये वैल्यू, तो वो आप यहाँ समझ सकते हो, देख सकते हो। देखो ध्यान से देखना बेटा। इट मे बी एम्फेसिस दैट द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी। सब्सटेंस कुछ भी हो, सब्सटेंस से एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, वट एवर द सब्सटेंस में भी, ठीक है, इसके अंदर एंटिटीज जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली, अगर इस नंबर को हम अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? द मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या ये वर्ड सुना है आपने कि जो मास निकाला जाता है किसी एटम का, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से निकाला गया मास, और वो इसकी कुल आता है, कितना है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये तो पूरा एग्जैक्ट नंबर है, आप इसको 1.99 करके याद रख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1.99 हम बोल सकते हैं। कार्बन के एक एटम का मास ये निकाला गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके। आ रही बात समझ में? और 1 मोल का मास कितना होता है? 12 ग्राम। आप जो कार्बन का मास लेके चलते हैं बच्चों 12 ग्राम, वो कितने मोल का होता है? 1 मोल का। 1 मोल का 12 ग्राम है। एक एटम का इतना है तो उसमें कितने सारे एटम्स होंगे, उसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? तो 1 मोल का जितना है उसको डिवाइड कर दो 1 एटम का जितना है। हाँ जी, 1 मोल का जितना मास है वो डिवाइड बाय 1 एटम का जितना मास है वो करते हो, तो अपने पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जो 12 ग्राम में प्रेजेंट होंगे। और नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या आ रही है? इसको जब अपन डिवाइड करते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा? 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। 1 मोल के अंदर इतने एटम्स जाके निकलते हैं, और इसी को बच्चों क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर। आ रही है बात समझ में? तो यही बात, उसके बाद यूनिवर्सली ये बोला जाता है भी कि एवोगैड्रो नंबर होगा 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर आ जाए, जितना 12 ग्राम के अंदर है उतना ही आपको हर किसी के 1 मोल में दिखाई देगा। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर वो एटम है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर वो मॉलिक्यूल्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन ए सिंपल वे ये सब कुछ किस लिए बताया है? समझने के लिए कि ये वैल्यू आई कहाँ से। आपको तो जस्ट वैल्यू ध्यान रखनी है कि क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की। तो इन सिंपल वे, अब इसको ओवरऑल अपन कहने जा रहे हैं। इन ए सिंपल वे वी कैन से दैट मोल हैज दिस नंबर ऑफ एंटिटीज। एंड आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ एंटिटीज? एंटिटीज किसके लिए यूज किया गया है? उसमें एटम्स, पार्टिकल्स, ठीक है ना। एंटिटीज मतलब पार्टिकल्स, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, सब पार्टिकल्स के बारे में। तो द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकला ये, तो इसको एक अलग से नाम दिया गया, एक अलग से सिंबल दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। और सिंबल क्या है बच्चों इसका? Na है। एवोगैड्रो नंबर दिया गया और Na इसका सिंबल दिया गया। तो हेयर एंटिटीज में रिप्रेजेंट एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, अदर सबटॉमिक एटम्स एंटिटीज, ठीक है। कोई भी इनमें से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो केमिस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स or molecules by weighing. In a reaction we require these particles, atoms, molecules and ions in a definite ratio. So we make use of this relationship between numbers and masses of the particles for determining the stoichiometry of the reaction. अब ये स्टोइचियोमेट्री का क्या मतलब है? स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन के रिगार्डिंग एक किया जाने वाला वर्ड यूज करते हैं। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हो ना, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हो, 1 2 3 4 इस तरह से लगाते हो, उसको क्या बोला जाता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है।
और इस तरह से एक बैलेंस्ड रिएक्शन को लिखना, दैट इज़ नोन एज स्टोइचियोमेट्री। इसको स्टोइचियोमेट्री के नाम से जाना जाता है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में लिखना क्या बोला जाता है? स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब क्या क्या वो फॉर्मूले हैं, एक मोल के रिगार्डिंग सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूले नोट करेंगे और फिर उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द मोल कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू द 1 मोल। आई होप यू आर गेटिंग द फॉर्मूलाज। जितने जल्दी से एक फॉर्मूला गेट करोगे उतना जल्दी आप प्रिपेयर होंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद न्यूमेरिकल्स, इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू हैव टू कीप लर्निंग और कीप प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्लियर है सबको? तो ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।